जय हिंद साथियों, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रैक। मैं हूं राजा गुप्ता और मैं आपको पढ़ाने वाला हूं डेली करंट अफेयर्स। आज हम डिस्कस करेंगे 9 नवंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो कि भारत के सभी एग्जाम्स के लिए जरूरी है। भारत का कोई भी एग्जाम हो, यदि करंट अफेयर्स पूछा जाएगा तो बस आप हमारे डेली करंट अफेयर्स को फॉलो करते रहें। यह है करंट अफेयर्स की ब्रह्मास्त्र क्लास। साथियों, आज टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आज की क्लास थोड़ी लेट हो गई है, लेकिन आप सभी के लिए मैं कमिटेड हूं। चाहे जितना लेट हो जाए, लेकिन क्लास तो आपकी आएगी ही आएगी। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इस क्लास की दो विशेष बात है कि आपको इस क्लास में मिलता है डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट, यानी उसी क्लास को पढ़िए और उसी समय अपना टेस्ट दीजिए। ये क्लास 25 मिनट की क्लास होती है, इससे ज्यादा नहीं होती है, तो कम समय में क्वालिटी करंट अफेयर्स देना हमारा मकसद है। साथियों, गिरकर उठना उठकर चलना यह क्रम है संसार का। गिरकर उठना उठकर चलना यह क्रम है संसार का। कर्मवीर को फर्क ना पड़ता किसी जीत या हार का। तो दोस्तों, कर्मवीर बनो। जिस दिन आपके थॉट से ये निकल जाएगा ना कि मैं इसमें फेल होऊंगा या सक्सेस होऊंगा, तब आपका फोकस कर्म पे होगा और फिर देखिए, दुनिया के किसी भी काम पे आप हाथ डालेंगे, वो काम आपका निश्चित पूरा हो जाएगा। आज का सबसे पहला प्रश्न देखते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, G20 2023 के लिए लोगो, वेबसाइट और मोटो को किसने लॉन्च कर दिया है? तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसे लॉन्च किया है। जैसा कि मैंने आपको करंट अफेयर्स में पहले भी पढ़ाया था कि 2023 का G20 सम्मेलन भारत में होने वाला है। 2022 का सम्मेलन इंडोनेशिया में हो रहा है। तो अभी देखिए, इसका मोटो लॉन्च किया है। अब ये पूछा जाता है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, तो मोटो आपको याद होना चाहिए। लोगो, वेबसाइट, ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। अमित शाह कौन है? तो अमित शाह जी हैं भारत के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्रालय इनके पास है। राजनाथ सिंह जी के पास है रक्षा मंत्रालय। निर्मला सीतारमन जी के पास है वित्त मंत्रालय। तो देखिए, G20 दिल्ली समिट लोगो आप यहां पर देख पा रहे हैं। ये लोगो है G20 का, भारत 2023 इंडिया। मोटो है वन वर्ल्ड वन फैमिली वन फ्यूचर, वासुदेव कुटुंबकम। देखिए, 9 से 10 सितंबर अगले वर्ष 2023 में होने वाला है भारत में G20 का सम्मेलन। देखिए, G20 के बारे में हमने कई बार डिस्कस किया है, बार बार रिवाइज कराता हूं ताकि आपके दिमाग में हर पॉइंट फिट बैठ जाए। G20 जो है 19 देश और यूरोपीय संघ का एक समूह है। एक प्रकार का इंटरनेशनल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन है ये G20। इसकी पहली आधिकारिक बैठक दिसंबर 1999 में बर्लिन में हुई थी। भारत इसकी पहली बार अध्यक्षता कर रहा है और भारत के लिए बहुत ही गौरव का वर्ष है 2023। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मालाबार नौसेना अभ्यास 2022 किस देश में शुरू हुआ है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। देखिए, मालाबार नौसेना अभ्यास जो है ये कहां पर शुरू हुआ है? जापान में शुरू हुआ है। कहां पर शुरू हुआ है? जापान में। अब इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा? तो क्वाड देश इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। यहां पर मैं आपको और भी ऑप्शंस में बताना चाहता हूं। भारत अमेरिका के साथ बहुत सारे अभ्यास करता है, जैसे कि यहां पर बात करें तो वज्र प्रहार, युद्ध अभ्यास। और यहां है ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत करता है ऑसी इंडेक्स। ऑसी इंडेक्स भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है। भारत बांग्लादेश के बीच में संप्रीति एक्सरसाइज होता है। तो 26वां अंतरराष्ट्रीय मालाबार नौसेना अभ्यास जापान में हो रहा है। जापान में कहां पर हो रहा है दोस्तों? तो योकोसुका में यह शुरू हुआ है। तो भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देखिए, आपको बता दूं, क्वाड जो संगठन है उसमें 4 देश हैं और उसको याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है। जय याद रखिएगा। जे फॉर जापान, ए फॉर ऑस्ट्रेलिया, ए फॉर अमेरिका, आई फॉर इंडिया। ये क्वाड संगठन के 4 देश हैं। देखिए, नौसेनाएं जो हैं 19 नवंबर तक इस अभ्यास में पार्टिसिपेट करेंगी। भारतीय नौसेना पोत, इसका नाम है शिवालिक, और कमोरता इस अभ्यास में पार्टिसिपेट करेंगे। यहां पे बात आई है साथियों मालाबार अभ्यास की, तो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि मालाबार अभ्यास जो है कब से स्टार्ट हुआ है। 1992 में
ये स्टार्ट किया गया भारत और अमेरिकी नौसेना के बीच में। 2015 में जापान मालाबार अभ्यास में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया और 2020 में ऑस्ट्रेलिया इसमें पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया है। देखिए, इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो कि भारत और विभिन्न देशों के बीच में होते हैं। भारत और अमेरिका के बीच में हाल ही में टाइगर ट्रंप अभ्यास हुआ। वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में होता है। भारत और नेपाल के बीच में होता है सूर्य किरण युद्ध अभ्यास। भारत और चाइना के बीच में होता है हैंड इन हैंड अभ्यास। इतनी बार पढ़ाऊंगा कि दिमाग में हर एक पॉइंट आपके फिट होने वाला है। भारत और फ्रांस के बीच में होता है गरुण वरुण शक्ति और डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज। भारत और ब्रिटेन के बीच में होता है अजय वारियर, इंद्रधनुष और कोंकण अभ्यास। भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है संप्रीति और बोंगो सागर। भारत रूस के बीच में होता है इंद्र युद्ध अभ्यास। भारत और जापान के बीच में होता है धर्म गार्जियन और जिमेक्स। समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। हाल ही में 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? हु हैज बिकम द चेयरमैन ऑफ 22 लॉ कमीशन? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 22वें विधि आयोग के हाल ही में अध्यक्ष बनाए गए ऋतुराज अवस्थी। इसका सही उत्तर क्या है? ऋतुराज अवस्थी। यहां पर अन्य ऑप्शन भी दिए गए हैं, आइए इसे भी डिस्कस करते हैं। तो जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ भारत के 50वें सीजीआई हो गए हैं। राजेश बिंदल इलाहाबाद हाई कोर्ट के सीजीआई हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के क्या है? ये सीजीआई हैं। आर वेंकट रमणी भारत के हाल ही में अटॉर्नी जनरल बनाए गए हैं। कौन बनाए गए हैं? अटॉर्नी जनरल बनाए गए हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 76 में अटॉर्नी जनरल के पोजीशन के बारे में बताया गया है। तो केंद्र सरकार ने 4 साल के बाद भारत के लॉ कमीशन का गठन किया है। कर्नाटक हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं, इनका नाम है ऋतुराज अवस्थी। ये अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। अन्य मेंबर्स की भी बात कर लेते जो पूछा जा सकता है। न्यायमूर्ति के.टी. शंकरन, प्रोफेसर आनंद पालीवाल, प्रोफेसर डी.पी. वर्मा, प्रोफेसर राका आर्य और श्री एम करुणानिधि इसके अदर मेंबर हैं। भारतीय विधि आयोग के बारे में मैं आपको बताता हूं। देखिए, भारतीय विधि आयोग ना ही एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ना ही स्टैट्यूटरी बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब है इसका संविधान में कहीं भी वर्णन नहीं किया गया है, और ना ही स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी वो बॉडी होती है जो पार्लियामेंट या संसद के कानून के द्वारा बनाई जाती है। यह एक प्रकार की एग्जीक्यूटिव बॉडी है। इसका यह मतलब है यह एक कार्यकारी निकाय है। इसका प्रमुख कार्य केवल होता है जो हम कानून में सुधार ला सकते हैं, वो सजेशन देना, और इसका गठन जो है निर्धारित अवधि के लिए किया जाता है। ये भारत के किस मंत्रालय के तहत आती है? तो भारत के विधि और न्याय मंत्रालय के अंतर्गत आती है, और ये परामर्शदार जो परामर्श यानी सजेशन देने का कार्य करती है, परामर्शदाता निकाय है। देखिए, 21 जो लॉ कमीशन था ये 31 अगस्त 2018 को समाप्त हो गया था। उसके बाद इसका गठन नहीं हुआ था, अब इसका गठन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। हाल ही में यूनेस्को के अनुसार किस वर्ष तक विश्व धरोहर के ग्लेशियर पूरी तरीके से समाप्त हो जाएंगे? तो 2050 तक ऐसा यूनेस्को ने कहा है कि जो ग्लेशियर है वो समाप्त हो जाएंगे। इसके बारे में बताने से पहले मैं आपको यूनेस्को के बारे में बता दूं। तो यूनेस्को पूरे विश्व के जो धरोहर स्थल हैं, हेरिटेज साइट हैं, उनके संरक्षण को लिस्टिंग करता है और पूरे विश्व भर के देशों को प्रमोट करता है। यूनेस्को का गठन 1945 में हुआ है, 16 नवंबर को। और यूनेस्को के प्रेजेंट में अगर आपसे पूछा जाए कि प्रेसिडेंट महानिदेशक कौन है, तो आप बताएं आंद्रे अजोले। क्या नाम है इनका? आंद्रे अजोले। और इसका हेडक्वार्टर यदि आपसे पूछा जाए तो आप बताएं पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय है। साथियों, बहुत ही गंभीर चिंता का विषय है कि ग्लेशियर इतनी जल्दी जल्दी पिघल रहा है। अगर ग्लेशियर पिघलेगा तो जो समुद्र का स्तर है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और हमारी लैंड में पहुंच जाएगा। इससे बाढ़ की संभावनाएं, धीरे धीरे जो लैंड का पोर्शन है वो कम हो जाएगा।
कार्बन डाइऑक्साइड के अधिक उत्सर्जन की वजह से जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, और जिसकी वजह से ये जो स्नो की मेल्टिंग है हमें देखने को मिल रही है। हर साल 58 बिलियन टन जो बर्फ है वो पूरी तरीके से खो रहा है। ये स्थिति हो रही है, आप देख पा रहे हैं, जो हमारा नॉर्थ पोल है, हमारा साउथ पोल है, जहां पर सबसे ज्यादा बर्फ पाई जाती है, वो पूरी टूट रही है, बिखर रही है, और हमारा जो ओशन का लेवल है वो बढ़ता ही जा रहा है। और यह भी बताया गया है यदि ग्लोबल टेम्परेचर में 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक टेम्परेचर इंक्रीज हो जाती है तो 2/3 ग्लेशियर को बचाया नहीं जा सकता। अगर हम इसे कम करते हैं तो हम बचा सकते हैं 1.5 डिग्री से। हमें अभी प्रेजेंट में ग्लोबल टेम्परेचर को कम करना है। इसके लिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को जल्द से जल्द कम करना होगा। जो कुछ लुप्त प्राय ग्लेशियर है, इंडेंजर्ड ग्लेशियर है, आइए इस पे देखते हैं। तो एक है किलिमंजारो राष्ट्रीय उद्यान माउंट केन्या का। पश्चिमी टियन शान कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान में ग्लेशियर है जो 2000 से 27% कम हो गया है। तीसरा इटली यूरोप में डोलोमाइट्स। चौथा येलोस्टोन नेशनल पार्क में उत्तरी अमेरिका। ये सारे इंडेंजर्ड ग्लेशियर्स में आते हैं। विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वर्ल्ड रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है 8 नवंबर को। 8 नवंबर को मनाया जाता है। साथियों यहां पर 7 नवंबर लिखा हुआ है, तो मैंने आपको पढ़ाया था कि 7 नवंबर को मनाया जाता है कैंसर जागरूकता दिवस। 5 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो मैंने आपको बताया था विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। 1 नवंबर को मनाया जाता है विश्व शाकाहारी दिवस। तो वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे के बारे में मैं आपको बताता हूं। पहली बार ये कब मनाया गया? 2012 में मनाया गया है। तो देखिए, आप सभी को पता है कि रेडियोग्राफी कितनी इंपॉर्टेंट है। आपके शरीर के अंदर कहीं भी ब्रोक है, कहीं भी कुछ हड्डियां टूट गई, किसी तरह की प्रॉब्लम है, तो हमें पता चलता है। तो इसमें पेशेंट की हेल्प करने वाले जो रेडियोलॉजिस्ट हैं, रेडियोग्राफर हैं, तो उनके बारे में बताया जाता है कि कैसे उनका सहयोग की वजह से ये सारी चीजें डेवलप हो रही हैं। और थीम भी है 2022 की, रोगी की सहायता करने वाले रेडियोलॉजिस्ट और रेडियोग्राफर। विश्व रेडियोग्राफी दिवस एक्सरे के आविष्कार की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। यदि आपसे पूछा जाए कि एक्सरे की खोज किसने की है, तो रोंटगन ने इसकी खोज की है, एक्सरे रेडिएशन की। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, आज की नॉलेज की फैक्ट्री में हम अपने सीरीज को बढ़ा रहे हैं, वर्तमान में कौन क्या। इसके पहले आपने बहुत सारे भारत के हाईएस्ट पोस्ट के बारे में जाना था। आज हम और भी इंपॉर्टेंट पोजीशन को डिस्कस करेंगे। भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष हैं प्रेजेंट में अर्जुन मुंडा। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं थॉमस बाक। भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष हाल ही में बनाए गए हैं कल्याण चौबे। भारतीय महिला फुटबॉल टीम के कोच है थॉमस डेनरबी। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कोच राहुल द्रविड़ हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच रमेश पवार हैं। अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ फीफा के अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो। अंतरराष्ट्रीय तैराकी महासंघ अध्यक्ष हैं हुसैन अल मुसाल्तम। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष हैं अजय सिंह। अखिल भारतीय शतरंज संघ के अध्यक्ष हैं संजय कपूर। भारतीय टेबल टेनिस महासंघ के अध्यक्ष हैं दुष्यंत चौटाला। महत्वपूर्ण पद हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मेरे साथ नोट करते जाइए। क्लास में बनाए गए नोट सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष हैं दीपा मलिक। खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं सुधांशु मित्तल। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के अध्यक्ष हैं मोहम्मद मुस्तफा। भारतीय बैंक आईबीए के दोबारा से चेयरमैन बनाए गए हैं एके गोयल। एके गोयल पंजाब नेशनल बैंक के प्रेजेंट में एमडी एंड सीईओ भी हैं। भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान के अध्यक्ष हैं अतुल कुमार गुप्ता। एसएससी की जो आप तैयारी करते हैं उसके चेयरमैन हाल ही में बनाए गए हैं एस किशोर। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं नृत्य गोपाल दास। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के चेयरमैन हैं परेश रावल। और बीआरओ जिसे हम बोलते हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, उसके महानिदेशक हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी।
कैसा लगा आप सभी को? यहां से आपका 2 से 3 नंबर पक्का है हर एग्जाम में, अगर आप ध्यान से इन सभी पॉइंट्स को सुन रहे हैं। चलिए, हाल ही में गुरु नानक देव जी की 553वीं जयंती मनाई गई, तो कब मनाई गई? अच्छा प्रश्न है, पूछा जाता है एग्जाम में। 8 नवंबर को मनाई गई 553 बर्थ एनिवर्सरी गुरु नानक देव जी की। देखिए, गुरु नानक जयंती जो है किस उपलक्ष्य में मनाई जाती है, नाम से स्पष्ट हो गया है, ये सिख धर्म के संस्थापक हैं और सबसे पहले गुरु हैं। गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष जो है गुरु नानक देव जी की कौन सी जयंती है? 553। और देखिए बहुत अच्छा इनका, देखिए एक क्वेट है, मेहनत और सच्चाई से गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। और मैंने भी कहीं पर पढ़ा था, यदि तुम गरीबों की मदद करते रहोगे तो भगवान तुम्हें खुद अमीर बना देगा। चलिए, गुरु नानक देव जी के बारे में मैं आपको बता दूं, ये सिख धर्म के संस्थापक हैं। इनका जन्म 1469 में हुआ है। इनका जन्म स्थान लाहौर पाकिस्तान तलवंडी गांव है। देखिए, मृत्यु तिथि है करतारपुर पाकिस्तान 1539 में, और इनकी समाधि करतारपुर पाकिस्तान में है। गुरु नानक देव की बहुत सारी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, जैसे कि जपू जी, झूठी देखी प्रीत, झूठी देखी प्रीत, जो नर दुख में दुख नहीं माने, ये कुछ इंपॉर्टेंट इनकी रचनाएं हैं। देखिए, सिख धर्म के कुछ इंपॉर्टेंट यहां पर मैंने लिस्ट किए हैं। 10 गुरु हैं, पूछे जाते हैं, और आपको इनके नाम को याद करने के लिए एक मैंने ट्रिक बनाई थी। आप नारा लगाते हैं ना, नारा HHTG, ऐसे याद रखिएगा, शायद ये ट्रिक आपको मदद करे, मुझे मदद करती है। तो N फॉर हो जाएगा गुरु नानक देव जी, A फॉर हो जाएगा गुरु अंगद देव जी, फिर A आता है गुरु अमरदास जी, फिर R आता है गुरु रामदास जी, फिर A आता है गुरु अर्जुन देव जी, फिर H आएगा तो गुरु हर गोविंद सिंह, फिर H आ रहा है गुरु हर राय, फिर H आ रहा है गुरु हर किशन साहिब, और T फॉर हो जाएगा गुरु तेग बहादुर सिंह, और आखिरी है गुरु गोविंद सिंह। तो 10 गुरुओं के नाम आपको याद होने चाहिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए, उत्तराखंड गौरव सम्मान इस वर्ष कितने लोगों को प्रदान किया गया? तो उत्तराखंड गौरव सम्मान इस वर्ष 5 व्यक्तियों को प्रदान किया गया। कितने व्यक्तियों को? 5 व्यक्तियों को प्रदान किया गया। इसमें सबसे पहले व्यक्ति आते बिपिन रावत जी, जिन्हें मरणोपरांत ये पुरस्कार मिला है। इन्हें पद्म विभूषण भी मिला है मरणोपरांत। भारत के सबसे पहले CDS हैं बिपिन रावत जी। दूसरे अजीत डोभाल, जो प्रेजेंट में भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। तीसरे व्यक्ति हैं भारतीय फिल्म सेंसर बोर्ड के प्रेसिडेंट प्रसून जोशी, और कवि और लेखक दिवंगत गिरीश चंद्र तिवारी, और पत्रकार एवं साहित्यकार दिवंगत वीरेन डंगवाल। तो ये 5 व्यक्तियों को मिला है, यहां पर आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये पुरस्कार मिला है। देखिए, उत्तराखंड गौरव सम्मान कब से शुरू हुआ है? 2021 से दिया गया है, और राज्य स्तर के 2 सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है, और दूसरे नंबर पर आता है उत्तराखंड रत्न। हर साल लोगों को उनके संबंधित क्षेत्रों में उनकी अचीवमेंट की पहचान के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। चलिए, ग्लोबल सिस्टम फॉर ग्लोबल एसोसिएशन के हाल ही में उपाध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो ग्लोबल सिस्टम फॉर ग्लोबल एसोसिएशन के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं गोपाल विट्ठल। तो आपको मैं बता दूं कि प्रेजेंट में भारतीय एयरटेल के गोपाल विट्ठल कौन है? जो एयरटेल, आप सभी को पता है एयरटेल आप यूज करते हैं, उसके MD एंड CEO हैं। माधवीपुरी बूच कौन है? सेबी की ये चेयरमैन है। ए मणिमेखलाई UBI यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की MD एंड CEO हैं। CB जॉर्ज जापान में भारत के राजदूत बनाए गए हैं। साथियों, भारतीय एयरटेल के CEO हैं गोपाल विट्ठल, मैंने आपको बताया है। 1 जनवरी 2023 से GSMA, जिसे हम बोलते हैं ग्लोबल सिस्टम फॉर ग्लोबल एसोसिएशन के उपाध्यक्ष के रूप में इन्हें चुना गया है। ये पद संभालने वाले दूसरे भारतीय हैं। साथियों, ग्लोबल सिस्टम फॉर ग्लोबल एसोसिएशन है क्या, इसे जान लेते हैं। 1995 में इसकी स्थापना हुई है। इसके प्रेसिडेंट है जोस मारिया। देखिए, इसका फंक्शन होता है दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली डिजिटल वायरलेस तकनीक के रूप में।
क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। यूनाइटेड किंगडम की अदालत ने किसके प्रत्यर्पण की मंजूरी दी है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यूके ने हाल ही में संजय भंडारी की, देखिए कब नंबर आता है, विजय माल्या का, नीरव मोदी का, ये भारत का पैसा लेकर के भाग गए हैं, उन्हीं में से एक व्यक्ति का नाम आता है संजय भंडारी का। तो संजय भंडारी की तो हमें मंजूरी मिल गई है। यूनाइटेड किंगडम के एक मजिस्ट्रेट अदालत ने क्या किया है, मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी के आरोपों के सिलसिले में बिचौलिए संजय भंडारी को भारत प्रत्यर्पण के अनुरोध को मंजूरी दे दी है। प्रत्यर्पण होता क्या है मैं आपको समझाता हूं। कोई भी एक व्यक्ति एक राज्य से दूसरे राज्य में आत्मसमर्पण करने की जो एक औपचारिक प्रक्रिया होती है उसे प्रत्यर्पण बोलते हैं, यानी उस व्यक्ति को दूसरे देश से लाना, सीधी बात। तो इस प्रक्रिया का जो उद्देश्य होता है, जो अनुरोध करने वाला देश है उसके अधिकार क्षेत्र में किसी व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध के लिए सजा है। तो भारत में एक भगोड़े अपराधी के प्रत्यर्पण को भारतीय प्रत्यर्पण अधिनियम 1962 के तहत नियंत्रित किया जाता है। आज का आखिरी प्रश्न है, ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है? ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया, इस कार्यक्रम को हरियाणा ने शुरू किया है। किसने शुरू किया है? हरियाणा राज्य ने इसे शुरू किया है। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है? ताकि एफॉरेस्टेशन को बढ़ाया जा सके, ताकि फॉरेस्ट का जो कवरेज है वो बढ़ाया जा सके। वन आवरण बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य सरकार के वन विभाग और अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय विकास एजेंसी ने इस पहल को शुरू किया है। साथियों, जून 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। भारत की जानवरों के लिए पहली कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है? इसका नाम है एनोकोवैक्स। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एनजे ओझा जी को। देश के सबसे लंबे स्टील ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो बिहार में। मैंने आपको पढ़ाया था जब मैं जून का करंट अफेयर्स पढ़ा रहा था। किस देश ने चंद्रमा का दुनिया का सबसे विस्तृत नक्शा जारी किया है? तो यह काम चाइना ने किया है। किसने किया है? चाइना ने। YSR यंत्र सेवा योजना किस राज्य में शुरू हुई है? तो यह आंध्र प्रदेश राज्य में स्टार्ट की गई है। इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड को किस संगठन की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया? संयुक्त राष्ट्र का। T10 सीरीज के लिए रेडी? आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, अब 10 में से 10 नंबर लाने का प्रयास करना है। सूर्य किरण युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच में होता है? तो सूर्य किरण जो युद्ध अभ्यास है भारत और नेपाल के बीच में होता है। सिखों के दूसरे गुरु का क्या नाम है? तो सिखों के दूसरे गुरु का नाम है गुरु अंगद। किस देश ने विश्व की सबसे लंबी यात्री ट्रेन का संचालन किया है? तो ये करंट अफेयर्स कवर करना था, बट अब इसको हम यहां पर कवर कर रहे हैं। तो स्विट्जरलैंड में विश्व की सबसे लंबी यात्री ट्रेन का संचालन किया गया है। 2022 G20 सम्मेलन किस देश में आयोजित हो रहा है? तो G20 सम्मेलन किस देश में आयोजित हो रहा है? इंडोनेशिया में हो रहा है। मालाबार अभ्यास कब शुरू हुआ था बताओ? तो मैंने आपको पढ़ाया 1992 से। टाइगर ट्रंप युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच में आयोजित हुआ? तो टाइगर ट्रंप अभ्यास जो है भारत और अमेरिका के बीच में शुरू हुआ है। सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों 5 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष कौन है? तो यह है अर्जुन मुंडा। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो चार्ल्स बेबेज, नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। गुरु नानक देव जी का निधन कहां पर हुआ है? पढ़ाया आपको। तो इनका निधन करतारपुर में हुआ है। चलिए साथियों 8 नवंबर के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने किस कैटेगरी के 10% आरक्षण को बरकरार रखने का फैसला दिया है? तो EWS। 53 नंबर के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहां पर होगा? तो 53 नंबर का जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है इसका आयोजन गोवा में होगा। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहां लगाई जाएगी? तो ये उज्जैन में लगाई जाएगी, MP में। COP27 का आयोजन
किस देश में शुरू हुआ? तो ये इजिप्ट में शुरू हुआ, मिस्र में। वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयज 2022 की रैंकिंग में रिलायंस इंडस्ट्रीज का कौन सा स्थान है? तो ये 20th प्लेस पर है। 2021 के लिए कितनी नर्सों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये टोटल 51 नर्स हैं। अक्टूबर 2022 के लिए किस भारतीय क्रिकेटर को प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? देखिए, इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स पे देते चलिए ताकि आप रिवाइज कर पाए। जैसे मैं बोलूं तो वैसे ही आप उसका उत्तर कमेंट बॉक्स पर दें। तो यह विराट कोहली। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 7 नवंबर को। एक कैलेंडर वर्ष में 1000 T20 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन है? तो ये है स्काई सूर्य कुमार यादव। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो किशोर के बसा को नियुक्त किया गया है। आज का सवाल है 2023 का G20 सम्मेलन किस देश में होगा? कमेंट बॉक्स पर आप बताएं। तो कैसा लगा सेशन आप सभी को जरूर बताएं। टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से साथियों आज सेशन थोड़ा लेट हो गया, लेकिन साथियों आपको मैं बता दूं सेशन कभी मिस नहीं होता है। मैं 300 लेक्चर लेने वाला हूं 4 क्लास के बाद। पूरे 1 वर्ष होने वाले हैं। जिंदगी भर का सफर है आपके साथ। करंट अफेयर्स मैं पढ़ाता रहूंगा। अब आपका मेरा जो रिलेशन है वो लाइफ लॉन्ग रिलेशन होने वाला है। तो इसलिए आप भी अपना साथ देते रहें, अपना सहयोग देते रहें जितना भी हो सकता है। इस फैमिली को ग्रो करने की जिम्मेदारी आपकी भी है क्योंकि ये आपकी फैमिली है। वी वॉन्ट दिस फैमिली टू बी इंडियाज नंबर 1 फैमिली। अगर हर एक बच्चा एक अपने किसी दोस्त या छात्र को शेयर करता है तो हम अपनी फैमिली मेंबर्स को और भी बढ़ाते रहेंगे, और जिसको इसकी ज़रूरत है उस व्यक्ति तक आप करंट अफेयर्स को जरूर पहुंचाइए। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम और हमारे क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। साथियों आप हमें फॉलो कर सकते हैं डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। हम आपको हर जगह मिल जाएंगे। आप टेलीग्राम पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, यहाँ पर रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए साथियों, अलविदा कहने का समय हो गया है। कल फिर मिलेंगे इसी ऊर्जा, इसी जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।